मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करें। यस सर। So let's start from where we left. आई थिंक रिवाइज करने की जरूरत है क्या? एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो फोर्स स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स आप अप्लाई करते हो डिवाइडेड बाय किस एरिया पे आपने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। तो फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस एंड द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद स्ट्रेन देखा तो हमने, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया है उसमें चेंज इन डायमेंशन मेजरली किस में दिख रहा है? लेंथ में दिख रहा है। डायमीटर भी होगा चेंज, डायमीटर का डायमीटर भी छोटा होगा। लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डायमीटर कम होगा टू मेक द डेंसिटी कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि मास भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। इसका मतलब लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डायमीटर कम होगा। तो यहाँ पे मेजरली जो चेंज हो रहा है उसमें देख रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो डायमेंशंस की बात करेंगे वो लेंथ में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो ये फॉर्मूला बन के आता है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट का। ठीक है, और ये एक यूनिटलेस है क्योंकि ये रेशियो है चेंज इन लेंथ का डिवाइडेड बाय, सॉरी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ गए थे तो हमने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में हर एक मटेरियल के लिए एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। मतलब उसमें जो स्ट्रेस जनरेटेड है और जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट, ध्यान रखिएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपसाइलन। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाया किसी ने, यंग्स ने। तो यंग्स ने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे, उसको बोलने लगे हम लोग यंग्स मॉडुलस। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। सिग्मा क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, अपसाइलन। क्लियर है? अच्छा, कई लोगों को शायद प्रॉब्लम होगी बोलने में, तो मैं ये लिख देता हूँ। ये इसका नाम है अपसाइलन और ये है सिक्स। सिक्स है क्या ये? नो सर, सिग्मा। हाँ, सिक्स ना पढ़ने लगना, लिखने भी लगेंगे सब। सिक्स इक्वल्स टू ई इंटू अपसाइलन। ओके, तो ये है सिग्मा। उसके बाद हमने ये समझा, अगर हमने थोड़ा सा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यंग्स मॉडुलस आया। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेस के बराबर, बिकॉज स्ट्रेन क्या होता है? यूनिटलेस। चेंज इन लेंथ फॉर्मूला देखा था हमने हुक्स लॉ से ही। सिग्मा की जगह हम रख दिया फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन की जगह पर रख दिया हमने चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ से हमने चेंज इन लेंथ को सेपरेट कर लिया और हमने देखा कि फॉर्मूला बन के आता है एफ एल अपॉन ए। और एफ हमारे पास जो है वो है अगर नॉन जीरो है, इफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन वी विल फाइंड आउट दैट डेल्टा एल इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कभी भी हम किसी भी हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट मटेरियल को भी अगर स्ट्रेच करें तो उसमें चेंज इन डायमेंशन होता ही है। ठीक है, लेकिन यंग्स मॉडुलस इतना ज़्यादा होता है
यंग्स मॉडुलस इतना ज़्यादा होता है मटेरियल का कि ये चेंज इन लेंथ दिखता ही नहीं है, लेकिन इसको हम जीरो नहीं बोल सकते। इसी फॉर्मूले के हिसाब से और हुक्स लॉ और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से हमने समझा कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, रबर या स्टील। ये हमने कल प्रूफ भी किया था। क्लियर? Yes, sir. So steel is more elastic on the basis of change in length, keeping all the parameters constant for both. फोर्स को सेम रखा, एल को सेम रखा, ए को सेम रखा, चेंज इन लेंथ दोनों में सेम आएगा अगर फोर्स हमने सेम लगाया है। ठीक है, हो सकता है अगर अगर हम डायमेंशंस डिफरेंट रखें, रबर बहुत ही बड़ा सा है और फोर्स आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है उसमें भी चेंज इन लेंथ ना दिखाई दे, तो उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो कीपिंग ऑल द पैरामीटर्स कांस्टेंट और एक पैरामीटर चेंज करके हम देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो देयर आर 4 पैरामीटर्स इन द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस: फोर्स, चेंज इन लेंथ, एरिया एंड डेल्टा एल। तो हमने क्या किया, 3 पैरामीटर को सेम रखा दोनों के लिए और एक पैरामीटर को हमने फ्री कर दिया चेंज होने के लिए। ठीक, आगे हमने देखा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स। द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, स्ट्रक्चर एंड अदर डिवाइसेस। जैसे अदर मशीन जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर्स मतलब सिविल इंजीनियरिंग, और अदर डिवाइसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। तो कई सारे प्रोसेसर होते हैं जिसमें बहुत ही गुड क्वालिटी के करंट को फ्लो कराना होता है। अगर वो करंट फ्लो नहीं होगा, रेसिस्टेंस होगा, तो हीट जनरेट होगी। ये मैंने पहले भी बात किया हुआ है। तो ये सभी मटेरियल को मॉडिफाई किया जाता है, अल्टर किया जाता है। तो दैट आर ऑल्सो कम्स अंडर इंजीनियरिंग मटेरियल्स। दे इंक्लूड द मेटल, पॉलीमर, सिरेमिक्स एंड कंपोजिट्स. These materials are chosen based upon their mechanical, physical and chemical properties to ensure they meet the specific requirements or applications. Okay. क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो हमने ऐसे ही लाइट चली गई थी तो हमने इस पे बात किया था। ये होते हैं कैटेगरीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ metals are further categorized in 2 types of materials: फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस क्यों भाई? एल्यूमिनियम, नॉन एल्यूमिनियम क्यों नहीं बोल दिया? क्यों नहीं बोला? क्योंकि फेरस इज द अवेलेबल इन द नेचर विथ एबेंडेंसी, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो मोस्टली जितनी भी कंस्ट्रक्शन मशीन्स बनाई जाती हैं, मोस्टली हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? आयरन से। तो हमने देख लिया कि फेरस के हिसाब से बांट देते हैं। फेरस अकेला एक बंदा है और सारे मटेरियल्स को एक कैटेगरी में डाल दिया गया, नॉन फेरस में। ठीक है, तो कंडेंस आयरन, आयरन के साथ है रॉट आयरन, कार्बन, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन। तो ये सब की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नॉन फेरस जो हम लोग 6 लेक्चर U6L1 ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो नॉन फेरस में वही जिसमें आयरन नहीं होगा उसको नॉन फेरस, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, सिल्वर, टीन, जिंक एटसेट्रा एटसेट्रा लगा दिया। इसका मतलब इसके बाद जितने भी और भी हैं, सिल्वर, गोल्ड, सब कुछ क्या हो जाएंगे? नॉन फेरस। बट ध्यान रखेंगे वो सारे क्या होने चाहिए? मेटल्स होने चाहिए। दूसरा कैटेगरी है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में 2 तरह के हो गए, पॉलीमर्स एंड सिरामिक्स। पॉलीमर्स में भी 2 कैटेगरी है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में पीवीसी, पॉलीथीन, एक्रेलिक, रेजिन्स, एंड थर्मोसेटिक्स में क्या आता है? फिनोल फॉर्म, एल्डिहाइड, बैकेलाइट जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एंड पॉलिस्टर्स एंड एपॉक्स रेजिन्स। तो ये सारे आ जाते हैं थर्मोसेटिंग्स में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक? थर्मोसेटिंग मतलब आप जैसे स्विच बोर्ड देखते हो आप, प्लास्टिक होती है स्विच बोर्ड्स में जो प्लग्स होती हैं, वो थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है? स्विच बोर्ड्स, कभी स्विच बोर्ड्स में कभी आग लग जाए, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आप देखेंगे वो पिघल जाता है और ऐसा पिघलता है कि वापस रिटर्न नहीं हो पाता है। तो वो थे थर्मोसेटिंग, वो सेट हो गए, एक नया शेप गेन कर लिया, आप रिवर्स नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक में ये पॉसिबल है, जैसे प्लास्टिक्स को आप बार बार उसको हीटअप करके फिर से यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज द सिरामिक्स, रिफ्रैक्टरीज, एब्रेसिव, ग्लास, सीमेंट, कंक्रीट। इन सब में जो कॉमन प्रॉपर्टीज है कि ये अचानक से ब्रेक हो सकते हैं, विदाउट एनी इंडिकेशन दे विल ब्रेक ईजिली। ईजिली मतलब कह सकता हूँ मैं कि इंडिकेट नहीं करेंगे, ईजिली तो नहीं होंगे। रिफ्रैक्टरीज बहुत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज़्यादा होती है,
लेकिन टूटते वक्त वो कोई इंडिकेशन नहीं देंगे कि हम टूटने वाले हैं। टूटेगा तो एक ही फोर्स पे टूटेगा, एक ही वैल्यू पे फोर्स पे टूटेगा। प्लास्टिक क्या होती है, हमने फोर्स स्ट्रेस लगाते जा रहा हूँ लगाते जा रहा हूँ लगाते जा रहा हूँ, टूट नहीं रहा अभी। ये अलग बात है कि कम फोर्स पे टूट जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली उसमें देखेंगे आप चेंज होगा पहले डायमेंशंस में और डिफॉर्म होगा परमानेंटली एंड देन इट विल ब्रेक। बट सेरेमिक्स में आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाइए तुरंत ब्रेक होगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेचिंग होगी उस पर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है जो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, ये किस टाइप का मटेरियल है। आई थिंक क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हम समझ चुके हैं। नाउ वी कैन गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स पे, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स पे, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख के ही तो आप सेलेक्ट करोगे। किस तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो हम लोग बहुत ही डिटेल में आज के ही लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम लोग बात भी करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसी है, shear स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी हमको इस प्रॉपर्टी वाले इंजीनियरिंग मटेरियल्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। द मटेरियल मस्ट possess the appropriate properties to withstand the mechanical forces it will encounter। ठीक है, जो मैकेनिकल फोर्सेस लगेंगे उसको वो रसिस्ट कर सके। एग्जाम्पल्स, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल्स यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस। अब देखिए सस्पेंशन ब्रिजेस, देखिए जरा, ये जो मैंने राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको? यस सर। अब देखिएगा इसमें वायर्स लगे हुए हैं, इन वायर्स में टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा या फिर कंप्रेसिव फोर्स? बताओ बताओ बताओ, इसमें खिंचाव हो रहा होगा या फिर दबाव हो रहा होगा? सर खिंचाव। खिंचाव हो रहा होगा। ठीक है, कैसे? जो ब्रिज है इसका पूरा लोड इसको ऐसे खींच रहा होगा, इस वायर को, राइट। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी कि इसने इस पूरे वायर के टेंसाइल फोर्स को भी सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये आप लोग पता है ब्रिज कौन सा है? अगर कोई ऋषिकेश गया हो, नहीं गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज, दीज इंक्लूड द थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब हीट को ट्रांसफर कर सके। जैसे प्रोसेसर के ऊपर जो मटेरियल लगाया जाता है, फिन्स बनाई जाती हैं प्रोसेसर या फिर इंजन में, उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए ताकि हीट जो अंदर है वो बाहर निकल सके। जो एक्स्ट्रा हीट है, जो लूज हो रहा है, जो हीट एग्जॉस्ट हो रहा था, हीट एग्जॉस्ट नहीं, हीट रिजेक्ट हो रहा था। आपने ये ऑटो साइकिल में याद किया, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। इस हीट को जल्दी से जल्दी बाहर करना पड़ेगा, अदरवाइज इंजन को सीज कर सकता है। ठीक है, जैम कर सकता है। इस हीट से इंजन के कंपोनेंट्स एक्सपैंड हो सकते हैं, जैम हो सकते हैं। तो इस हीट को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो सिलेंडर का मटेरियल है वो कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी। देन थर्मल एक्सपेंशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, उसका भी यूज़ है, थर्मल एक्सपेंशन भी करना ज़रूरी है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम है वो भी इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी एबल टू हैंडल द ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज विदाउट डिग्रेडेशन। तो टेम्परेचर ज़्यादा कम, कौन ज़्यादा सह सकता है, कौन हीट को ज़्यादा जल्दी निकाल सकता है। थर्मल प्रॉपर्टी में ये भी आता है कि कम थर्मल कंडक्टिविटी हो, मतलब इंसुलेटर हो, थर्मल का इंसुलेटर हो, तो वो भी एक थर्मल प्रॉपर्टी है कि लो थर्मल कंडक्टिविटी है इसके पास। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टीज। देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दिस इंक्लूड द कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ द करंट एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑल्सो द मटीरियल की प्रॉपर्टी है ये। रेसिस्टिविटी कितना ज़्यादा है, रेसिस्टिविटी को रो से दिखते हैं, और दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर इक्वल्स टू रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। कोई वायर है तो उसके अंदर रेसिस्टेंस कितना होगा, वो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, ये चेंज नहीं होने वाला, बट रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है। अगर वायर का लेंथ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, वायर का अगर डायमीटर कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सॉरी मटेरियल प्रॉपर्टी, जिस पे हम डिपेंड करता है करंट कितना फ्लो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है करंट।
So copper is commonly used for the electrical wiring due to its high conductivity. High conductivity बोलो या फिर लो resistivity. हाई कंडक्टिविटी का मतलब है लो रेसिस्टिविटी. केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज इंक्लूड द कोरोजन रेसिस्टेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा स्टेनलेस स्टील में ये पाया जाता है कोरोजन रेसिस्टेंस. तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है केमिकल से ही केमिकली स्टेबल हो, मतलब किसी से रिएक्ट ना कर पाए. ठीक है, कई बार हम चाहते भी हैं कि रिएक्ट हो, जैसे आपको पता होगा गैल्वेनाइजिंग, पता है आपको गैल्वेनाइजिंग, पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. बेटा आप लोग बोलोगे नहीं तो ये क्लास चलेगा नहीं, फिर गर्मी में आना पड़ेगा. हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर. मैंने क्या बोला, क्या पूछा? Chemical properties, corrosion. Corrosion is also a chemical reaction. Yes sir. So the corrosion is required or to be avoided? Sir, avoided. Avoided. Electroplating is also a chemical reaction, but we need it, right? So sometimes we need chemical stability or sometimes we need chemical instability. और इसको बोलते हैं बहुत स्वार्थी है इंसान, जो फ़ायदा जहाँ चाहिए, चाहे उसकी कमियों से हो जाए चाहे उसकी अच्छाइयों से हो जाए, हम फ़ायदा उठा लेते हैं, राइट? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब है चाहे अच्छी है, दोनों हम यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे और भी बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग. ओके, आगे बढ़ते हैं. जैसे स्टेनलेस स्टील इज़ यूज्ड इन द केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट ड्यू टू इट्स कोरोजन रेसिस्टेंस. वाई देयर इज़ अ कोरोजन रेसिस्टेंस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स. कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल भी डिसाइड करता है कि मटेरियल को सेलेक्ट करें या ना करें. कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. अब जैसे राजस्थान में आपको पता होगा कि वुड से ज़्यादा स्टोन, मतलब वुड हम यूज़ कर सकते हैं, वुड होता है चीप, मतलब कॉस्ट उसका ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी हम वुड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा. ठीक है, तो हम अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि कॉस्ट किसका ज़्यादा है. अब अवेलेबिलिटी वाला भी टर्म्स है ना, आगे नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी पे ही है. बट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल किस पे डिपेंड करता है कि अवेलेबल कितना ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है. ज़्यादा अवेलेबल होगा तो हो सकता है डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है पहले से ही, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो कॉस्ट उतना इंक्रीज़ नहीं होता है. तो मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, कि हम कितना दिन तक यूज़ करने वाले हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि मटेरियल कॉस्टली यूज़ करना है या फिर लो कॉस्ट वाला यूज़ करना है. द मटेरियल मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द इंटेंडेड एप्लीकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन पे डिपेंड. ऐसा नहीं कि मैंने एक टेबल बनाना है और टेबल में मैं स्टेनलेस स्टील, तो नहीं, स्टेनलेस स्टील नहीं, हम तो यूज़ करेंगे टंगस्टन. ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा. मजबूत तो हो जाएगा, लेकिन क्या उस टेबल पे हम उतना फोर्स लगाते हैं जिसके लिए टंगस्टन की जरूरत पड़े, टिटेनियम की जरूरत पड़े? नहीं, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा और एप्लीकेशन पे भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला. एप्लीकेशन इंटेंडेंट भी नहीं है वो. ठीक है, उसमें हम ऐसा तो नहीं है कि उसमें बुलेट चलाने वाले हैं, बुलेट मतलब गोली मारने वाले हैं उसके ऊपर, बुलेट से शूट करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, नहीं. हमको उस पर सिर्फ एक हमारे जो आर्म्स हैं उसका सपोर्ट ले सके, लैपटॉप का सपोर्ट ले सके, कुछ बुक्स का सपोर्ट ले सके. मैं स्टडी टेबल की बात कर रहा हूँ. तो उतने के लिए हमारा स्टेनलेस स्टील या फिर माइल्ड स्टील या फिर जो भी नॉर्मल स्टील हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. While titanium has excellent properties, its high cost limits its use to high performance application like aerospace. Aerospace में टिटेनियम यूज़ किया जाता है, लेकिन हम टिटेनियम हर जगह यूज़ नहीं कर देंगे. टिटेनियम का पता चला हमने पेन खरीद लिया, ऐसा नहीं. ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए आपका सिलेक्शन.
अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, वही मैं जो बोल रहा था, अवेलेबिलिटी। जैसे मान लीजिए स्टोन राजस्थान में बहुत ही एबंडेंसी में है, बट वुड कम होगा क्योंकि फॉरेस्ट वाला ये स्टेट नहीं है, तो फॉरेस्ट नहीं है, तो और हम डिफॉरेस्टेशन को डिफेंड भी मतलब डिफेंड नहीं करते हैं, क्या अगेंस्ट में रहते हैं, डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में भी हैं, और डिफॉरेस्ट हम नहीं चाहते हैं, तो वुड हम यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ कर लेते हैं, स्टोन, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी स्टोन यूज़ कर लेते हैं। सो कॉमन मटेरियल्स लाइक, अच्छा, मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है जो अवेलेबल है, अवेलेबल क्या है सबसे ज़्यादा, स्टील। स्टील किससे बनता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, स्टील बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम बहुत आसानी से यूज़ कर पाते हैं क्योंकि वो चीप भी हो जाता है। तो अवेलेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, वन अपॉन कॉस्ट। अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो कॉस्ट कम कम होगी। होगा। ठीक है, तो तीसरा और दूसरा पॉइंट लगभग एक दूसरे से मिले हुए हैं। फोर्थ, सर्विस लाइफ ऑफ द मटेरियल, द मटेरियल शुड हैव अ सुटेबल लाइफ स्पैन फॉर द इंटेंडेड एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन हम कर रहे हैं उसका लाइफ होना चाहिए कुछ, मतलब मेंटेनेंस के बिना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मटेरियल्स यूज्ड इन द ब्रिजेस मस्ट हैव अ लॉन्ग सर्विस लाइफ विथ मिनिमल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होने लगेगा बार बार, तो वो ब्रिजेस पे कई सारी व्हीकल्स जा रही होंगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है, वो पूरा इफेक्ट हो जाएगा। तो उसका मेंटेनेंस बहुत कम होना चाहिए और सर्विस लाइफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो किस तरह की मटेरियल को यूज़ करना चाहिए। अपीयरेंस, नो डाउट अपीयरेंस भी आजकल मटेरियल में बहुत डिमांड होने लगा है कि ऐसा एस्थेटिक्स होना चाहिए, ये सब। तो मैं कुछ इमेजेस मैंने कलेक्ट किए हुए थे, आपको दिखा रहा था कि ये जैसे मैंने ब्रिज दिखाया था, यहाँ पे आपको मैंने बताया थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये किसी मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर के ऊपर ये फिन्स बनाई गई हैं ताकि जो हीट जनरेट हो रहा है वो कंडक्शन के थ्रू बाहर निकल जाए, और जो अगर बाहर आ गया एयर के साथ, तो यहाँ पे हम फैन चला के बाहर निकाल सकते हैं हीट को। हीट का कंडक्शन मैंने आपको समझा दिया था कैसे, रेफ्रिजरेटर में भी, कि उसको सिर्फ कंडेंसर से बाहर लेके आना है, उसके बाद अगर आपने फ़ैन वहाँ लगा दिया, तो जैसे एसी में फ़ैन लगा दिया तो आप हीट को बाहर निकाल सकते हो। ठीक, आगे मैंने स्टेनलेस स्टील, जैसे मैंने बताया आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, तो इसमें स्टेनलेस स्टील जैसे आप देखोगे कि ये ओपन इन्वायरमेंट में है, फिर भी इसके ऊपर कोरोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोसिव कोरोजन रेसिस्टेंस मटेरियल। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील की ही बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ये किचन है कोई, ये किसी रेस्टोरेंट का किचन होगा जिसमें आपको एस्थेटिक से ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ पे बहुत बार क्या होगा, वाटर स्प्रिंकल्स होंगे, तो और यहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते होंगे। यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि आपको जो किचन में एस्थेटिक्स की बात कर रहा था कि वही मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे हमें ये किसी के घर का होगा, तो वहाँ पे हमको थोड़ा एस्थेटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे जो किचन है वो आप देख सकते हो कि कैसा है, अपीयरेंसेस। तो मटेरियल के ऊपर हमने अपीयरेंसेस को ध्यान में रखते हुए इस मटेरियल का सिलेक्शन किया होगा। ठीक है, यही दिखाना था आपको। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। स्ट्रेंथ, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मैं अगर इस पेन पे, आपको सबको दिख रहा है ये पेन, यस सर। इस पेन पे अगर मैं फोर्स लगाऊं और ये टूट नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या, अच्छा ये फोर्स लगा रहा हूँ और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया से क्या निकल जाएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस। ठीक है, तो इस स्ट्रेस की कुछ वैल्यू होगी। सपोज मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसका सपोज जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना हो गया, 10, राइट। अब लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हुआ, उसके बाद मैंने फोर्स और बढ़ाया, 120 कर दिया, तो भी ये फ्रैक्चर नहीं हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ, टूटा नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने 30 लगाया और एरिया तो उतना ही था, इनिशियल एरिया, तो वो अभी स्ट्रेस कितना हो गया, 30, बट अभी भी टूटा नहीं। अब अगर मैंने 49 लगाया तो भी मैंने देखा 49/1 इज 49 और फ्रैक्चर नहीं हुआ। लेकिन अगले ही 1 न्यूटन का फोर्स इंक्रीज करने पे, सपोज 50 पे, ये फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो 50/1 दैट इज 50 पास्कल
is the stress on which material has been fractured. तो वो जो वैल्यू है, देखो स्ट्रेस तो हर एक पॉइंट पे आ रहा है कि 10, 20, 30, 49, बट 50 पे देखा हमने कि फ्रैक्चर हो गया. सो द मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन विथस्टैंड इज कितनी है? 50 पास्कल. 50 Pascal. ठीक है, तो इसी 50 पास्कल को हम लोग बोलने लगते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. ठीक है, इसी को क्या बोलने लगे हम लोग? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, the maximum amount of the stress can be generated inside the material is equals to strength of the material. अब इससे ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर सकते, टूट चुका है पहले से ही. तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वही क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. क्लियर? अब ये जो स्ट्रेंथ है दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है. एक, हम इस पेन को खींचें तो टूट सकता है, या फिर मैं इसको कंप्रेस करूं तो टूट सकता है. तो दोनों में अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू आएगी. तो मैं खींचूंगा उस समय मान लीजिए 50 आ गई तो वो बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ है. अगर मैंने इसको कंप्रेस करते हुए तोड़ दिया और मैंने देखा कि ये 40 पास्कल पे टूट गया तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? 40 पास्कल. क्लियर? Yes, sir. एग्जाम्पल देखेंगे. स्टील यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन बीम्स फॉर बिल्डिंग्स, वो क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ. उसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा. तो मैं इसमें डायग्राम कैसा बनाएंगे आप लोग, वो इंपॉर्टेंट है. डायग्राम ध्यान रखेंगे कि मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, आप ये चीज़ दिखा सकते हो. सिर्फ ये डायग्राम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए डायग्राम सफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है, मैंने एग्जांपल वही दिखाया था आपके लिए. ब्रिजेस के लिए जो सस्पेंशन वायर्स हैं वो उनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए. टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मैंने टेंशन फोर्स बोला था आपको कि इट शुड बी द अवे फ्रॉम द बॉडी. आप अगर इस वायर को थोड़े से पार्ट को अगर निकाल के देखोगे तो इस पर एक टेंशन ऊपर लग रहा होगा और एक नीचे लग रहा होगा. थोड़े से छोटे से पार्ट को निकाल के भी देखोगे तो टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शंस में. नेक्स्ट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द, देखियो अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं, आप डेफिनेशन देखिए. सारे डेफिनेशन मैंने इसमें जितने भी डेफिनेशन, टोटल 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ. टोटल 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ. सबके डेफिनेशन एक जैसे दिखाई देंगे आपको. देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट टेंसाइल फोर्सेस. रेसिस्ट टेंसाइल मतलब पुलिंग या फिर स्ट्रेचिंग. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द मटेरियल प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट टेंसाइल फोर्सेस. क्लियर है? Yes, sir. आगे अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस. सिंपल है. देखिए कंप्रेसिव फोर्सेस को और भी कुछ बोलते हैं, जैसे स्क्वीजिंग और क्रशिंग. स्क्वीज करना, दबा देना, स्क्वीज करना. जैसे मैं जैसे फोम होता है, फोम को हम स्क्वीज करते हैं और हार्ड मटेरियल उसको क्रश करते हैं. जैसे आप चॉक को अगर क्रश करो तो वो ऐसे होगा, ब्लास्ट हो जाएगा. उसको ब्लास्ट भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बर्स्टिंग. बर्स्ट करना, BURST. ठीक है, तो डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम एक जैसे दिखाई देंगे आपको, बस थोड़े से कुछ वर्ड है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख देना है. यहाँ पे बस चेंज करना, रसिस्ट किसको करा जा रहा है, किसको रसिस्ट कर रहा है. इट उसके बाद जो भी इससे पहले जो लाइनें हैं, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन. ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके पास होनी चाहिए? कंक्रीट के पास. आपको कंक्रीट के जो कॉलम्स या फिर पिलर्स दिखाई देते हैं उस पर कौन से फोर्सेस लग रही होंगी? कंप्रेसिव फोर्सेस. देखिए देखिए अगर इस पिलर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम था, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे क्या हुआ होगा? Rest होने लग गया धीरे धीरे. यहाँ पे क्या हुआ होगा बताओ? राइट? मिलावट. मिलावट. हाँ मिलावट. मिलावट कैसे होता है?
अरे देखो, सारे सारे के सारे टूट गए। नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्रेसिव नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा है, मैं इसको हटा रहा हूँ। नहीं तो अपने आप नोट्स में भी लिख दोगे। भ्रष्ट है। क्या लिख रहे हैं? कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू स्क्वीज और बर्स्ट द कॉलम्स और पिलर्स। बट अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो, सॉरी, जो लोड अप्लाई है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अगर कम है तो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा लगने लगे, अगर मैं बोलूँ कि एक मटेरियल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सिग्मा सी, ये 100 पास्कल है, ठीक है, और हमने फोर्स जो लगाया है उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है वो कितना है? वो 150 पास्कल हो रहा है। तो मटेरियल टूट चुका होगा या बचा होगा? मटेरियल टूट चुका होगा या बचा होगा, बताओ। मैं कह रहा हूँ मटेरियल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 100 पास्कल है, बट हमने जो फोर्स लगाया जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो 100 से भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो मटेरियल टूट चुका होगा या फिर बचा होगा? सर टूट गया होगा। फ्रैक्चर हो चुका हुआ है ना। अभी मैंने ऊपर यस दिखाया सर। आपको कि 49 तक तो नहीं टूटा। स्ट्रेंथ कितनी थी? 50। अगर मैं 51 का स्ट्रेस मैंने फोर्स लगा देता, 51 अचानक से मैंने फोर्स लगा दिया 51 का, तो स्ट्रेस कितना जनरेट होता? 51। तो मटेरियल टूट चुका होता, क्योंकि स्ट्रेंथ कितनी थी उसकी? 100। 50। 100 कहाँ से? यहाँ पे इस केस में। अरे इस केस में, ऊपर वाले केस में मैं पूछ रहा हूँ। यस सर 50 है। देखो, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्सेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि कहाँ पर किस वैल्यू पे ये टूटने वाला है। टूट गया 50 पे टूट गया तो पता चला कि स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? 50 है। अब इस मटेरियल को अगर मैं कहीं यूज़ करूँ, जैसे मान लीजिए कि इसी वायर में यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब ये वायर पे जो लोड लग रहा है, इस वायर पे जो लोड नीचे लग रहा है, अगर ये लोड 55 न्यूटन का हो और इसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो स्ट्रेस जनरेटेड कितना हो जाएगा इसमें? 55। कितना जनरेट होने वाला है? 55। मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी थी? 50। तो ये ब्रिज कब का टूट चुका होगा? यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके ओके। शेयर स्ट्रेंथ, आगे बढ़ते हैं। शेयर स्ट्रेंथ। अच्छा, इसमें डायग्राम कैसा बनेगा? वही कंप्रेसिव आप दिखा दीजिए। आप कोई कॉलम ऐसे वर्टिकल कॉलम या पिलर बना दीजिए और उस पर ऊपर से फोर्स लगा दो। तो ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हो नीचे से भी रिएक्शन जाएगा ना। अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं सपोर्ट को हटा दूं, तो आप देखोगे कि नीचे से रिएक्शन आ रहा होगा उतने ही वैल्यू का। तो फोर्स लग रहा है एफ ऊपर से नीचे, और नीचे लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेंथ। अब शियर स्ट्रेंथ आप लोग रिविट्स पढ़ चुके हो क्या? सेक्शन यस 8 सर। यस सर। रिविट्स यस पढ़ सर। चुके हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट शियर फोर्सेस। शियर फोर्सेस का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्सेस। फोर्सेस विच आर पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो बोल्ट्स एंड रिवेट्स यूज्ड इन जॉइनिंग मेटल प्लेट्स। अभी इसमें स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रेंथ? शियर स्ट्रेंथ। देखिए कैसे। आपने कभी पनीर को कट किया है क्या? यस सर। क्या करते हो आप पनीर को कट करने के लिए? नाइफ यूज़ करते हो। यस सपोज ये सर। पनीर का ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा एक ब्लॉक है और आपने इस पर नाइफ लगाया। नाइफ कैसे लगाओगे आप? ऐसे लगाओगे ना, ऐसे ही फोर्स लगाओगे ऊपर से। ये यस सर। फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल। पैरेलल है ना, तो ही तो ये कट जाता है यहाँ से, राइट। कभी आपने देखा, कभी ऐसा किया है कि पनीर को खींच के तोड़ा हो, काटा हो?
ऐसे आप खींच रहे हो इधर से और इधर से भी खींच रहे हो और बीच में से कट गया हो, तो क्या नो ये सर। बहुत स्मूथ कटता है? नहीं। नो सर। ठीक है, तो ये जो आपने किया इसी को बोलते हैं शेयरिंग, इसी को बोलते हैं शेयरिंग। जो फोर्स आपने लगाया वो शेयर किया, शेयर का मतलब होता है ये कटिंग। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में, ये तो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको पता है कि आपने सॉरी आपको ये रिविट्स आपने पढ़ा है, तो रिविट्स में अगर मैं लैप जॉइंट की बात करूं तो एक प्लेट को ऐसे लगा दिया, दूसरे प्लेट को ऐसे लगा दिया, अब इन दोनों प्लेट को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, रिविट्स लगाओगे इसके ऊपर। यस सर। ठीक है, इस पे आप रिविट्स लगाओगे। डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं। These are the two plates which are needed to be joined together, और बीच में मैंने यहाँ पे होल किया ताकि मैं इसमें रिवेट्स को इंसर्ट कर सकूँ, और रिवेट्स के ऊपर और नीचे हेड होते हैं, नीचे वाला हेड आपको पता होगा टेल था, वो हेड बन जाता है हैमरिंग करने के बाद। ठीक है, अब इस प्लेट्स पे फोर्सेस लगती हैं ऐसे इस साइड, और इस पे फोर्सेस लगेगी एफ और एफ। तो क्या आपको लगता है नहीं कि ये जो पार्ट है ये कट जाएगा? मतलब अगर फोर्सेज इसकी शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, जो फोर्स अपॉन एरिया जब निकालेंगे हम, तो जो स्ट्रेस जनरेटेड है, स्ट्रेस जनरेटेड, और ये अगर इसके शेयरिंग से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से कट जाएगा ये। आप देखो ध्यान से, ये जो फोर्स है और जो ये रिविट्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो सर्कुलर एरिया है यहाँ पर, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं? यस सर। तो पैरेलल है तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस से क्या होगा? शेयरिंग। शेयरिंग इसी को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शेयरिंग फेलियर। अगर ये जो इसमें जो स्ट्रेंथ होगी इसकी मटेरियल की, उसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट शेयर फोर्सेस। शेयर फोर्स को अगर रेसिस्ट कर लिया मैक्सिमम, तो उस फोर्स की वैल्यू को एरिया से डिवाइड करके वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ है मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, जो एक डायग्राम में दिखा दूं, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रिज, ये जो बीम है ये कैसे टूट रहा है। ऊपर से पूरा जो छत का लोड होगा इस पे, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा ना, जैसे आप पनीर की बात कर रहा था मैं, जो ये यस पूरा सर। बीम है इस पे पूरे छत का लोड आ रहा होगा ऐसे, तो ये जो फोर्स है इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है ना, तो यहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह की ब्रेकिंग को ही बोलते हैं शेयरिंग, यस शेयरिंग स्ट्रेंथ। फेलियर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग फेलियर। आगे स्टिफनेस। तो आप डायग्राम, ये रिविट्स वाला डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, आगे स्टिफनेस। स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को रोकना, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप, वो उसको अगर आप रेसिस्ट कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे स्टिफनेस। ठीक है, इट कैन रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। अब आप बताओ, प्लास्टिक का बॉटल आपने देखा है, पानी वाला, रेल नीर, बिस्लरी, मैंने शायद डायग्राम दिया भी होगा, हाँ ये रहा, यस सर। सबने देखा है? नहीं देखा है क्या? देख रखे हैं सर। सभी लोग बोल भी यस। रहे हैं ना, इस बात पे भी नहीं बोल रहे हैं। देखे हो बच्चों? देखा है सर। हाँ यस सर। सर, यस सर। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत है ना आजकल। तो आपने कभी ये सोचा कि ये क्यों बनाया गया है डिजाइन? सोचा है
कि नहीं सोचा? नहीं इसकी स्ट्रेंथ सोचोगे? बढ़ जाएगी सर। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अभी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ तो कुछ और था यार, स्ट्रेंथ तो खींचने तोड़ने की बात कर रहे थे। सर डिफॉर्म ना हो नहीं सर। इसीलिए यार। डिफॉर्म ना हो पाए, वेरी गुड, डिफॉर्म ना हो पाए। ठीक है, अगर कभी सोचा नहीं है तो इसी में से पानी निकालो और चुल्लू भर पानी में बूम करो। डूब मरो। ये कुछ सोचते ही नहीं हो तुम लोग कि क्यों किया जा रहा है ये सब, क्यों है ये, ऐसा क्यों बनाया गया है। ये सब सोचेंगे तो आप सोचोगे कि हम तो मजाक कर रहे हैं, अरे यार ये सब जान के क्या होगा। ठीक है, नहीं, और भी चीज़ों में आपका दिमाग धीरे धीरे खुलेगा कि सोचने की ताकत बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो रिंकल्स बनाए गए हैं इसके ऊपर, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम एस्थेटिक्स और अपीयरेंसेस या फिर डेकोरेशन किया गया है इसके ऊपर। ये बनाए गए हैं बिकॉज टू इंक्रीज इट्स स्टिफनेस। सेम मटेरियल का अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेंथ ही बढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, तोड़ने ओड़ने के बाद ये फ्रैक्चर हो जाएगा ये सब। यहाँ पे बस डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। डिफॉर्मेशन होगा अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि रिंकल्स ना बने हो, और यही मटेरियल है, प्लास्टिक का मटेरियल है, ये प्लास्टिक बहुत ही पतला सा है। अगर मैं इसको थोड़ा भी, क्योंकि मैं इसमें पानी भरा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा टाइटली होल्ड करूँगा इसको, टाइटली होल्ड करते ही ये कंप्रेस हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। कई सारे लो क्वालिटी के बॉटल्स होती हैं जिसमें ये रिंकल्स नहीं बने होते, आप अगर उसको कंप्रेस करो तो दब जाते हैं, है ना, और अच्छे से आप होल्ड नहीं कर पाते हो। ठीक, एक बॉटल है एक्वाफिना की, जो उसके बीच में रिंकल्स बने ही नहीं है, तो आप बीच में अगर पकड़ते हो तो आप देखोगे कि वो कंप्रेस हो जा रहा है। बट ये हो सकता है कि बॉटल का जो कैप है अगर वो बंद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो पानी ही अपने आप को कंप्रेस नहीं होने देती है, तो आप बचे रहते हो। लेकिन अगर बॉटल खुला हुआ, पानी पीने जा रहे हो और बीच में से आपने होल्ड किया हुआ है, तो पानी तो कम पियोगे, नहा लोगे ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादातर रिंकल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसका डिफॉर्मेशन, जैसे आपने कई सारे रील्स देखे होंगे, ऐसे क्या किया जाता है इसको, अगर मैं इसको किसी चीज़ पे होल्ड करूँ तो ये गिर जाएगा पेज। ठीक है, इस पे मैं कुछ लोड रखूँ तो ये गिर जाएगा, ऐसे दब जाएगा। लेकिन अगर इसी पे मैं अगर ऐसे जिगजैग टाइप का कुछ शेप बना दूँ, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर मैं इस पे यस सर। जिगजैग टाइप का शेप बना दूँ, शेप चेंज कर दूँ, मटेरियल वही है, अब मैं इसके ऊपर पेन रखूँ तो ये पेन आसानी से रह जाएगा, रुक जाएगा, बिना फोल्ड किए, सॉरी बिना बेंड किए इसको। तो इस तरह के जो स्टिफनेस इंक्रीज करने का है, इसमें मटेरियल नहीं चेंज करते हैं, इसमें मटेरियल का थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, मटेरियल का जो ओरिएंटेशन है वो बदल देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टिफनेस। So carbon fibers used in a aerospace application for making lightweight and rigid components। जैसे आपको देख रहा होगा ये कार्बन फाइबर यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमको एरोस्पेस में यूज़ करना है, तो इसका लाइट वेट होना ज़रूरी है। लाइट वेट है, और आप देखेंगे कि ये कई सारे थ्रेड से बनाए जा रहे हैं, तो थ्रेड से बनाए जा रहे हैं तो कई जगह गैप होगा, मटेरियल बहुत कम यूज़ हो रहा है, बट स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, डिफॉर्मेशन स्ट्रेंथ, डिफॉर्मेटिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है स्टिफनेस का। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रीगेन, इट कैन रेसिस्ट नहीं, इट कैन रीगेन इट्स शेप एंड साइज, ध्यान रखिएगा, शेप एंड साइज अपॉन द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा कि इस पे एक रॉड है और इस रॉड पे हमने कुछ फोर्स नहीं लगाया है, और जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, इस पे फोर्स लगा दिया और इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, और ये जो फोर्स लगाया है इसकी इलास्टिक लिमिट से अंदर ही लगाया है, मतलब हमेशा के लिए इसको स्ट्रेच नहीं कर दिया। अब जैसे ही मैंने फोर्स हटाया ये इसने फिर से अपना शेप और साइज गेन कर लिया। तो ये डायग्राम अगर आप बनाओगे तो आप बता सकते हो कि इलास्टिसिटी क्या होता है। तो आपको एरो भी बताना पड़ेगा कि हमने फोर्स नहीं लगाया था, तो ऐसा था, जैसे फोर्स इंक्रीज़ किया इसकी लेंथ बढ़ गई, उसके बाद जब लोड हटाया तो फिर से वो अपना शेप और साइज गेन कर लिया। ये है इलास्टिसिटी। बाय वर्चू ऑफ इट कैन रीगेन इट्स शेप एंड साइज। यहाँ पे शेप बदल रहा है या साइज बदल रहा है, बताओ? इस डायग्राम में शेप बदल रहा है या साइज बदल रहा है?
कोई भी बोल सकता है। सर साइज साइज बदल रहा है, शेप तो वही है, रेक्टेंगल था, अभी भी रेक्टेंगल है और बाद में भी रेक्टेंगल है, तो शेप तो नहीं बदल रहा है। तो शेप बदलने वाले में अब मैं बात कर सकता हूँ कि अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया और नीचे से इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, और इस पे नीचे से फिक्स कर दिया और मैं इसके ऊपर वाले सरफेस पे, रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और इसके ऊपर वाले सरफेस पे इस एरिया के पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ एफ, ठीक है, तो शियर फोर्स लगा रहा हूँ एक्चुअली। तो इस शियर फोर्स के लगाने की वजह से आप देखोगे कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एंगल चेंज हुआ इसमें, मान लीजिए ये फाई है, सपोज ये फाई है, तो ये आप देखेंगे कि ये इसका शेप ऐसा कुछ हो जाएगा। नीचे हमने फिक्स किया हुआ था, तो शेप कैसा हो गया भाई, पहले रेक्टेंगल था, अभी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पहले रेक्टेंगल था, अभी क्या हो गया, सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। सबको आ रहा समझ में ये बात, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे शेप चेंज हुआ है, और जैसे ही फोर्स हटाएंगे ये वापस अपना शेप को गेन कर लेगा, और यहाँ पे साइज चेंज हुआ है। तो आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं, बट ये मुझे परफेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें हम तीनों चीज़ दिखा पा रहे हैं, जल्दी से दिखा पा रहे हैं। बिना फोर्स लगा हुआ था, लोग फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ गई, फिर फोर्स हटाया, लेंथ वापस आ गई है। सो दिस इज इलास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इज जस्ट अपोजिट टू द इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज द example of plasticity, any example? मैंने यहाँ पे स्टिफनेस बताया था, कंफ्यूज ना होंगे, स्टिफ मटेरियल बना दिया इसको। बताओ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द property of the material by virtue of which it can undergoes a permanent deformation. What is the meaning of permanent deformation? It will not regain, its shape and size. परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब यही हुआ ना, बोलो। यस सर। यस सर। विदाउट ब्रेकिंग व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। और अगर मैं लोड हटा दूं तो क्या ये वापस आएगा, नहीं सर। नहीं आएगा। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। हाँ जी। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लोग आसपास जितने भी आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स देखते हो, आपको मैक्सिमम कौन से टाइप के मटेरियल दिखाई देते हैं, इलास्टिक वाले या प्लास्टिक वाले, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी होनी चाहिए या प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। मेरे को सबसे आंसर चाहिए, सर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और कोई, सर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। और सबसे मैं अदरवाइज मैं तो वन बाय वन नाम ही पूछ लेता हूँ, फिर नाम नहीं आएगा बेटा आप लोगों का, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी। सर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज रिक्वायर्ड मच मोर देन प्लास्टिसिटी, यही बोल रहे हो आप। यस सर। इंजीनियरिंग में प्लास्टिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है या इलास्टिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। और कोई, दीक्षांत। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। केशव। इलास्टिसिटी सर। अंतिमा। देखो ये क्लासेस ऑन करके सो गए हैं सब। गर्वित जैन। यस सर अंतिमा। गर्वित जैन। इलास्टिसिटी सर। इलास्टिसिटी, व्हाई, हाउ, कैसे, गर्वित जैन बताओ कैसे आप कह रहे हो इलास्टिसिटी ज़्यादा यूज होता है, कोई एग्जांपल बताइए। कोई जवाब नहीं, बस ऐसे ही दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन बोलना ही है। वेरी गुड। तो मैं बता दूं, ज़्यादातर यूज होता है प्लास्टिसिटी।
आप आसपास, मैंने बोला ना, आपके आसपास जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं उसमें आप देखेंगे मोस्टली कुछ भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, आप देखेंगे उसका शेप बदला हुआ है, परमानेंटली बदल गया है। आप फैन देखिए, फैन के जो ब्लेड्स हैं उसको थोड़ा सा बेंड किया गया है। अगर उसमें इलास्टिसिटी होती तो वापस आ जाता, वो वापस स्ट्रेट हो जाता। आप यस सर। मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक को देखिए, उसको शेप दिया गया है ऐसा, वैसा नेचर में नहीं मिलता है। आप घर में जितनी भी बर्तन्स हैं, मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये क्या बता रहा है, ये इमेज क्या बता रहा है आपको? इनका शेप कांस्टेंट रहेगा, वापस चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया है, परमानेंटली डिफॉर्म कर दिया गया है। अब ये वापस नहीं आ सकते, वापस आते तो ये आप यूज ही नहीं कर पाते। आप फोर्स मारो, हैमरिंग करो, फिर पता चला इलास्टिक है तो वापस आ गया ये तो। सो मोस्टली हमारे आसपास जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम प्लास्टिसिटी देखते हैं। अगर किसी एरो स्पेस पे या फिर आप सैटेलाइट लॉन्चिंग उस टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे इलास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। बट यहाँ पे जनरल यूज़ के लिए जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे सेम, मेरा टेबल है उसमें स्टील से बना है, स्टील को फोल्ड किया गया है, तो फोल्ड किया गया है, हर एक उसके जो लेग्स हैं उसको फोल्ड किया गया है, वहाँ पे आप देखेंगे प्लास्टिसिटी ही होगा। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स इलास्टिक होते हैं या प्लास्टिक होते हैं? मेटल्स आर इलास्टिक और प्लास्टिक? मेटल प्लास्टिक 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 सिटी होते हैं। अभी कल मतलब तो हमने प्लास्टिक बात किया था, प्लास्टिसिटी। कल मैंने बात किया था स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है, अभी कह रहे हो प्लास्टिक होता है। हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, हो गया ना? अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं हो रहा है वो तो गया। जिसको डाउट आ रहा है ना, वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है। जिसको डाउट हो ही नहीं रहा है, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ जो वो मतलब पूरा अच्छी तरह समझ गए हैं। कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को कुछ डाउट ही नहीं हो रहा है। इलास्टिसिटी प्लास्टिक जैसा होता है, प्लास्टिक इलास्टिक जैसा होता है, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, वो उनको डाउट ही नहीं हो रहा। हाँ बस हो गया। सो मैंने कल बताया था कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, but today we are coming coming to the point that these are the metals and we are seeing that they are permanently deformed. permanently deformed का मतलब क्या है? प्लास्टिक, राइट? परमानेंटली डिफॉर्म का मतलब क्या है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बट हमने कल प्रूफ किया था कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? मेटल्स आर, बोलो भाई, सर इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, पर हम इसको प्लास्टिसिटी की तरह यूज करते हैं। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। सर इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होती है, हाँ, पर हमको चाहिए कि हम इन्हें एज ए प्लास्टिक करें या ये वापस डिफॉर्म ना हो जाए। हम मतलब वही है, हम लोग स्वार्थी हैं बहुत, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसका ना, जो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका मतलब मेटल्स आर इलास्टो प्लास्टिक मटीरियल, इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, इलास्टो प्लास्टिक मटीरियल्स। ठीक है, ये याद यस रखेंगे, हम लोग आगे समझेंगे इसको बाद में। अभी मैं ये जो प्लास्टिसिटी की बात कर रहा था, इसमें डायग्राम कैसा बनाएंगे हम? एग्जैक्टली सेम टाइप का बनाएंगे। इसमें क्या होगा, अब इसमें फोर्स नहीं लगाया था, अब फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये इसकी लेंथ बढ़ गई, और जब फोर्स हटाया तो क्या पाया? यूज की ये लेंथ है। वही लेंथ रह गई इसकी। तो ये जो हम लोग प्लास्टिसिटी बता रहे हैं, यहाँ पे हम प्योर प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ प्लास्टिसिटी की जो बात कर रहे हैं वो प्योर प्लास्टिसिटी, जैसे प्लास्टिक मटेरियल, आप पॉलीथीन की देखो, आप स्ट्रेच करो, देखो वहीं रुक जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? प्योर, प्योर प्लास्टिक है। ठीक है, आप रबर को देखो, रबर को कई बार बोलते हैं कि इलास्टिक है, ये इलास्टिक चीज होती है। तो रबर को खींचो, छोड़ो, वापस आ जाता है। तो रबर प्योर इलास्टिक है।
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए, कुछ फोर्स के बाद वो भी टूट जाता है, हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाता है। तो रबर कुछ फोर्स के लिए क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक। और जो पॉलीथीन्स होती हैं वो क्या है, कुछ फोर्स के लिए प्लास्टिक होती हैं, प्योर प्लास्टिक होती हैं। ठीक है, अगर प्योर प्लास्टिक की बात करूँ तो आप प्लास्टिक पे आ जाओ, पॉलीथीन्स पे आ जाओ। मन में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पॉलीथीन होता है। प्योर इलास्टिक की बात करूँ तो किसकी बात होनी चाहिए, रबर की। रबर लेकिन मेटल होता नहीं है, इसलिए उसको मैं बोल रहा हूँ कि कम फोर्स पे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो प्योर की बातें हो गई। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर क्या है, दोनों प्रॉपर्टी है। ओके, तो आप देख रहे हो यस सर। इलास्टिसिटी का भी यूज़ करते हैं। आपने फोर्स लगाया, कुछ हो ही नहीं रहा उसके अंदर, फोर्स हटाया, वापस अपनी लेंथ पे आ जाता है। वो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ अमाउंट के बाद, कुछ फोर्स लगाने के बाद आपको क्या लगता है, फोर्स मैं इंक्रीज करूंगा तो इलास्टिसिटी पहले आएगी उसके अंदर या प्लास्टिसिटी आएगी? बोलो, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, कोई बता सकता है? मैंने ये मान लीजिए ये मेटल है, मैंने जब इस पे फोर्स लगाया तो पहले इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके सामने आ रही है या प्लास्टिक प्रॉपर्टी? फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, राइट। तभी तो हमको इसमें डिफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है कम फोर्स पे। अब धीरे धीरे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। आप कभी एल्यूमिनियम को तोड़ के देखो, एल्यूमिनियम के वायर को तोड़े हो कभी? आप देखोगे ना, ऐसे ऐसे फोल्ड करो, धीरे धीरे टूट जाएगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेटल को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। आप खींचोगे भी ना कुछ, आप अगर आप प्लायर से अगर इसको पकड़ के खींचो तो उसमें देखोगे स्ट्रेचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले Yes, तो sir. उसमें जब मैंने थोड़े फोर्स लगाया तो कुछ नहीं हो रहा था, इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी है। अब उसके बाद इलास्टिसिटी से ज़्यादा फोर्स लगाने लगोगे तो उसमें प्लास्टिसिटी आने लगी, स्टार्ट हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। आप देखोगे लेंथ बढ़ गया, और फोर्स लगाया तो टूट गया। तो पहले इलास्टिसिटी आएगा, फिर प्लास्टिसिटी एंड देन फ्रैक्चर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड देन फ्रैक्चर। और प्लास्टिसिटी को ही, प्लास्टिक जोन तक अगर पहुंच गए आप तो बोलते हैं हम कि मटेरियल को डिफॉर्म कर दिया। मटेरियल को डिफॉर्म कर दिया इसका मतलब मटेरियल को फेल कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ा नहीं, तोड़ने को तो फ्रैक्चर बोलेंगे, फेल कर दिया, अब वो उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो फेल हो गया। एक तो फेलियर होता है, एक होता है फ्रैक्चर। फेलियर का मतलब है परमानेंट डिफॉर्म कर दिया आपने, एंड फ्रैक्चर का मतलब आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं प्लास्टिसिटी में। आगे बढ़ते हैं, डक्टिलिटी। Ductility is the property of the material by virtue of which it can be stretched into a wire without breaking. Stretch का मतलब क्या है, कौन सा फोर्स लगाएंगे, टेंशन या कंप्रेशन? टेंशन। टेंशन, टेंसाइल फोर्स पे। ठीक है, तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन स्ट्रेच्ड इनटू वायर। मैं अगर इसको खींचता जाऊं तो ये वायर बन जाएगा ना? बोलो, No, sir. क्यों नहीं बनेगा यार? टूट जाएगा ये. ये प्लास्टिक है, मान लो मेटल होगा, मेटल 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 की बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, खींचूंगा, धीरे धीरे वायर बनेगा इसका, धीरे धीरे फोर्स लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वायर बनेगा। ठीक, तो ये वायर बनेगा और हमेशा के लिए वायर ही बना रह जाएगा, या फिर वापस फोर्स हटाऊंगा तो वापस ये अपने शेप को गेन कर लेगा, शेप और साइज को। वायर ही नो लगा. सर, देखो, वायर ही रहेगा। मेरा काम क्या है, मुझे वायर बनाना है। ठीक है, अगर मैंने फोर्स लगा के वायर बनाया और फोर्स हटाते ही वापस आ जाए तो ये किसी काम का नहीं है फिर। Yes, समझ में sir. आ रहा है? Yes, sir. डक्टिलिटी में हमें क्या चाहिए होगा, प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी चाहिए होगा। मतलब डक्टिलिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लास्टिसिटी, राइट? बट इसमें हम वायर बनाएंगे बस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कॉपर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यूज किया तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक में यूज करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और डक्टिलिटी है ताकि इसको हम बना सकें। इसके अंदर डक्टिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए इसको हम वायर बना पाते हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम अगर देखेंगे, ये डायग्राम आपको एग्जाम में भी नहीं बनाना है, डायग्राम मैं बनाऊंगा अभी। तो हमने क्या किया, एक वायर रॉड लगाया और इसमें एक रोलिंग ब्लॉक लगा दिया, जो कि ड्रॉ ब्लॉक बोलते हैं इसको, और इसको हम घुमाते रह गए, मोटर के साथ जोड़ दिया। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसको खींचेगा, स्ट्रेच करेगा, तो ये वायर बन गया। अब ये वायर थोड़ा थिकनेस इसकी ज़्यादा है, थिकनेस और कम चाहिए, तो आपने इसको रोल करके फिर से एक डाई में, डाई जिसका जिसका शेप का चाहिए आपको, इसमें भी होल है,
इस डाई के अंदर होल है, जितना आपको डायमीटर आपने फिक्स किया, तो फिर से इसके अंदर इंसर्ट किया और इसको स्ट्रेच करने लगे, तो ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप पूछ सकते हो कि सर डायरेक्टली हमने यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं किया, क्यों हमने 2 रोलर लगाए? पूछ सकते हो या आपको पता चल गया? डाया चेंज करने के लिए। डाया चेंज करने के लिए, लेकिन मैं क्या डायरेक्टली इसी वायर में नहीं लगा सकता था? सीधे इसी रोलिंग में ब्लॉक में लगा देता बड़ा सा पीछे की तरफ और खींचता आगे से। तो क्या किया जाता है, देखिए जो ब्लॉक है, ये जो रॉड दिख रहा है आपको, वायर रॉड, ये इतना चौड़ा सा होगा, ठीक है, लेकिन इसके एंड पे हम लोग ने इसको थोड़ा सा फाइलिंग करके पतला कर दिया और इसको होल के अंदर इंसर्ट कर दिया जो डाई के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा इसका आगे, तो इसके बाद इससे यहाँ से आप खींच सकते हो, इसको पकड़ के आप खींच सकते हो आगे, ठीक है। इसको खींचोगे, लेकिन ज़्यादा रिडक्शन एक बार में नहीं होता है, एक ही बार में बड़े डायामीटर से छोटे डायामीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको पता है वायर टूट गया तो बेकार हो गया, यस सर। ठीक है। तो इसलिए Yes, sir. दो बार में इसकी स्ट्रेचिंग की जा रही है, ताकि कम फोर्स पे ही हम इसको वायर बना सकें। अगर आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली जाना चाहते हो, तो यहाँ से डायरेक्ट जाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो फ्रैक्चर के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आपको एग्जाम में बनाना होगा। एक डाई बनाना है, जो इसका आपको साइड में दिखा रहा हूँ मैं। तो डाई कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि इसका जो स्टार्टिंग में क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है, और बाद में तो इतना बड़ा भी नहीं बनाना था। देखिए पहले वायर ही बना लेते हैं। ये वायर रॉड है जिससे वायर बनाना है हमको, और इसका डायमीटर हमने कम करना है, और यहाँ पे हमको पुलिंग फोर्स लगाना है, और यहाँ पे होगा इसका डाई। डाई इसके अंदर है, ये है वायर रॉड, और ये क्या है, वायर। और यहाँ पे आपने कौन सा फोर्स लगाया था, टेंसाइल या कंप्रेसिव? Tensile. टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, स्ट्रेस्ड इनटू अ वायर विदाउट ब्रेकिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेलेबिलिटी, देखिए मेलेबिलिटी भी सेम है, बट यहाँ पे हमने टेंशन फोर्स लगाया था, स्ट्रेच किया था। मेलेबिलिटी में हम कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे, तो कंप्रेसिव फोर्स लगा के आप क्या बनाओगे, बताओ? कंप्रेसिव फोर्स लगा के क्या बनाना चाहोगे? Sir, foil sheet. प्लेट्स, शीट्स, राइट। जैसे एल्यूमिनियम यूज इन अ फॉयल एंड बेवरेजेस, कैंस जो बनती हैं, उनके जो आप कैंस जानते हो ना आप लोग, जैसे कोल्ड ड्रिंक के कैंस, उसके कैंस के जो मटेरियल आप देखेंगे बहुत पतले होते हैं, आप हाथ से ही क्रश कर सकते हो। तो वो जो शीट्स बनती हैं वो भी मेलेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। जो शीट्स बनती हैं उस पर हैमरिंग कर करके बनाई जाती है, या किसी रोलिंग डाई में उसको इंसर्ट करा जाता है ताकि उसका थिकनेस कम हो जाए। रोलिंग का मतलब जैसे शुगर कैन मशीन जो आप देखते हो कि शुगर कैन को डाला और वो पतला होकर बाहर निकल रहा है, उसी हिसाब से उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक। तो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी डिफाइंड अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, मतलब कंप्रेसिव फोर्स, ऑफन बाय हैमरिंग और रोलिंग विदाउट क्रैकिंग। अब यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्रैकिंग। आप किसी चीज़ को दबाते हो तो क्रैक होगा वो, ऐसे ऐसे इरेगुलर शेप का, ठीक। तो इसका यूज़ कहाँ है, एल्यूमिनियम यूज इन फॉयल, जो एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ किया जाता है, देखते हो आप, एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ किया जाता है ना किचन में, एंड बेवरेज कैंस विच कैन बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर आपको, तो जैसे नाइफ है, नाइफ कैसे बनाया जाएगा, उसको हीटअप किया गया है, इट इज़ डिफरेंट थिंग कि हीटअप किया गया ताकि इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए और हम कम फोर्स लगा के ही, लेकिन अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं हम, इसको कंप्रेस करें। कंप्रेस कर रहे हैं ना ये नाइफ बनाने के लिए, कंप्रेस करके हम इसको थिन शीट्स या थिन प्लेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जहाँ पे भी आपको कम करना है थिकनेस, वहाँ पे आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे। जैसे इस नाइफ का जो शार्प एज है उस साइड में आपने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा, समझ में आ रहा है? यस सर। Sir. ओके। सो इसमें आप कैसा डायग्राम बनाएंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे आप, ठीक, और इस पे आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे। तो आप उसके बाद इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा,
प्लेट्स थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्लेट्स है और ये क्या है, ब्लॉक है। ये आप डायग्राम दिखा सकते हो। कहीं भी आपको क्रैक नहीं दिखाना है, क्रैक हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ लास्ट में विदाउट क्रैकिंग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना सकते हो आप। नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस। तो ये बताओ, प्लास्टिक मैलिबिलिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लास्टिसिटी और नॉट? यस सर। अगर मैं जैसे कई सारे बर्तन आप देखे होंगे बनते हैं तो हैमरिंग कर करके बनते हैं, Yes, हैमरिंग sir. करा जाता है ना। तो क्या मैं हैमरिंग करूँ वो वापस अपनी शेप में आ जाए? तो करते रह जाओगे जिंदगी भर हैमरिंग, इलास्टिसिटी होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर? Plasticity. प्लास्टिसिटी। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? देन ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है? अच्छा, ब्रिटलनेस की जब भी बात की जाए आपके मन में एक चलना चाहिए मटेरियल जिसका नाम है चॉक। चॉक इज अ, चॉक या फिर ग्लास भी बोल सकते हो आप, ग्लास, सिरेमिक्स आर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, बेस्ट चॉक है क्योंकि चॉक मैं तोड़ सकता हूँ, चॉक तोड़ के आप चेक भी कर सकते हो। ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ब्रेक्स और शैटर्स विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन लेंथ। आप देखोगे ही नहीं कि उसमें शेप चेंज हो रहा है, सीधे टूट गया। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मैं किसी ग्लास को अगर टूटते हुए आप देखोगे तो आप देखोगे नहीं उसमें चेंज इन शेप हो रहा है, सीधे ब्रेक हो जाता है। डायग्राम यस सर। देखिए, Yes, sir. आपको लगता है इसमें कहीं इंडिकेशन होगा कि अब टूटने वाला है? स्टील आप देखोगे ना, स्टील को अगर मैं ऐसे बेंड करूं तो आपको बेंड दिख जाएगा, परमानेंट बेंड भी हो जाएगा। इसमें बेंड हो गया, आप जानते हो स्टील कभी बेंड देखा है? बेंडेड स्टील। आप स्क्रू को ले लो, स्क्रू को जब आप हैमरिंग करके दीवार में कम वो लगाना चाहते हो दीवार में, ठीक है, तो आप कई बार स्क्रू क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, Yes, sir. नेल टेढ़ी हो जाती है। तो टेढ़ी क्यों हो गई? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया उसमें, टूटने से पहले डिफॉर्म हुआ वो। लेकिन ग्लास क्या होगा, Break हो जाएगा डायरेक्ट। सीधे ब्रेक होगा। और यही प्रॉपर्टी क्या है, क्या है ये प्रॉपर्टी? ब्रिटलनेस। ग्लास यूज्ड इन द विंडोज विच शैटर्स अपॉन इम्पैक्ट। तो मैं आप लोग ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर फिर ग्लास क्यों यूज़ करते हैं जब टूट ही जाता है तो खिड़कियों में। ये क्वेश्चन उठ रहा है क्या? ये तोड़ने वाला कौन सा एप्लीकेशन है सर? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या आपके अंदर? आ रहा है क्या बच्चों? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एप्लीकेशन इसका देखिए कहाँ पे होता है। एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं। पिस्टन रिंग इन आईसी इंजन। देखिए ब्रिटलनेस का यूज़ कहाँ होता है, ब्रिटलनेस समझ में आ रहा है Yes, sir. कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ये ब्रिटलनेस है जहाँ पे मतलब यूज़ नहीं आ रहा है। डेफिनेशन समझ में आ गया? which by virtue of which it can breaks or shatters down without significant deformation। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है, ये पिस्टन है, ये में दिख रहा है डायग्राम। Yes, sir. एक सेकंड, डायग्राम कह रहा हूँ मैं, ये आपको दिख रहा है कंपोनेंट पिस्टन है ये, ठीक है, ये पिस्टन है। इस पिस्टन में अब ये पिस्टन ऊपर होता है, ये इसका हेड है, पिस्टन का हेड है, वो जाके वॉल के पास जाता होगा ये, ठीक है, ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो पिस्टन में ना ये साइड में कुछ रिंग्स डाले गए हैं इसमें। ये रिंग्स हैं जो कंप्लीट नहीं है, बीच में ये ब्रेक है, मतलब निकाल सकते हो आप इसको। इसके जो टॉप लेयर पे ना आप देखोगे रिंग्स हैं। इस रिंग्स का काम क्या है, क्योंकि पिस्टन आपको पता है सिलेंडर के साथ होगा, बगल में इसके सिलेंडर का गैप होगा चारों तरफ। तो हाँ, सर। अगर मैं इधर ऑयलिंग करूं, तो अगर मैं ये गैप नहीं रखूं सिलेंडर और पिस्टन के साइड में गैप ना रखूं, तो ये फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। Yes, sir. तो हमने क्या किया, इसमें एक रिंग लगा दिया जो इस पिस्टन के डायामीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इस पिस्टन के रिंग को पिस्टन के हेड के पास लगा दिया, ताकि ये सिलेंडर के वॉल के साथ कांटेक्ट में आए बस, ताकि जो पेट्रोल और फ्यूल का जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो ऊपर आएगा वो नीचे ना चला जाए इधर साइड से।
तो ये रिंग लगा दिया, जो रिंग इसको रोकेगा साइड में, ठीक है, ये रिंग इसको रोकेगा। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। तो ये रिंग जो है बहुत ही कमजोर है, क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, बहुत पतला सा है। तो ये रिंग हो सकता है टूट सकता है, टूट सकता है ना? हाँ सर। तो अगर प्लास्टिक मटेरियल होगा तो ये तो डिफॉर्म हो जाएगा, टूटेगा नहीं जल्दी, बस ब्रेक वो मुड़ जाएगा। और अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, शेप इसका चेंज हो गया, तो ये सिलेंडर वॉल पे टकराएगा और इस सिलेंडर वॉल को खराब कर देगा। Am I right? यस सर। यस तो सर। इसका क्या होना चाहिए? ये तुरंत टूट जाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के नीचे गिर जाना चाहिए। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ब्रिटल या प्लास्टिक? ब्रिटल। ब्रिटल होना ब्रिटल। चाहिए। इसका मतलब ब्रिटलनेस अगर बढ़ेगा, किसी भी मटेरियल का ब्रिटलनेस अगर इंक्रीज होता है तो उसकी प्लास्टिसिटी कम होती होगी। तो ब्रिटलनेस इज जस्ट अपोजिट टू द प्लास्टिसिटी, ठीक है। ब्रिटलनेस यस सर। इंक्रीज तो प्लास्टिसिटी डिक्रीज। डिक्रीज, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। चलिए एक दोनों चीज़ को एक साथ पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, हार्डनेस एंड टफनेस। ये बताओ आप लोगों को एग्ज़ाम टफ लगता है या हार्ड लगता है? एक साथ बोलेंगे, 1 2 3 बोलो। टफ। टफ। टफ है सर, टफ। और किसी को जो मन में आता है कि अंदर से क्या लग रहा है, ये पेपर हार्ड आ गया या टफ आ गया? टफ। टफ आता है। 2-3 स्टूडेंट बोल रहे हैं, बाकी लोग के मन में चल रहा है, अरे यार हार्ड भी लगता है कभी कभी, टफ भी लगता है। दोनों लगते हैं सर। दोनों लगते हैं ना? सर मुश्किल मुश्किल। मुश्किल? डिफिकल्ट डिफिकल्ट। तुमको हिंदी में लगता है टफ, मुश्किल? चलो मतलब थोड़ा बहुत लगता है ना कि एक जैसे वर्ड है, दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं, यस ठीक है। सर। तो बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो। जो मोबाइल क्या, टेम्पर्ड ग्लास आप जानते ही होंगे, फोन्स के टेम्पर्ड ग्लास, यस यस सर। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है या फिर क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आप कई सारे लेयर लगा देते हो उसके ऊपर? फ़ोन कंपनी पहले से उसके ऊपर बहुत सारे ग्लास, बहुत प्रोटेक्टिव ग्लास लगा रखी है, फिर भी आप लगाते हो। बस ऐसे ही कि दुकान पे चल रहा है तो बिक रहा है तो चलो लगा लेते हैं हम भी। क्या चाहते हो उस टेम्पर्ड ग्लास से, क्या चाहते हो, किस तरह की सेफ्टी चाहते हो? गिरे तो स्क्रैच ना हुए ओरिजिनल स्क्रीन पर। ओरिजिनल स्क्रीन पे स्क्रैच ना हो, वेरी गुड। इसका मतलब जो टेम्पर्ड ग्लास लगा रहे हैं उस पे स्क्रैचिंग होती है या नहीं होती है? गिरने पे होती है ना? यस पे सर। तो उस पे हो जाती है होती है, सर। ठीक, वो बहुत ही कम होती है। अगर हम पुराने टाइप के फ़ोन की बात करें जिसमें प्लास्टिक का कवर लगा रहता था, प्लास्टिक का कवर नहीं, प्लास्टिक का ही उसका स्क्रीन होता है, ठीक है, टॉप लेयर उसका प्लास्टिक का होता था, उस पर हम स्क्रैचिंग करते बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता था। तो आया टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास के जो अच्छा, ये प्रॉपर्टी सरफेस पे होनी चाहिए या अंदर? अरे मैं इमेज ही दिखा देता हूँ यार। जब आप चेंज कराने जाते हो टेम्पर्ड ग्लास, जब थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है तो आप देखते हो कि जो दुकान वाला होता है क्या करता है, तोड़ ताड़ देता है ना, ऐसे ही यस बहुत सर। आसानी से टूट जाता है ना ये। यस सर। यस सर। तो आप क्यों लगाते हो फिर, बहुत आसानी से टूट जा रहा है ये तो। सर हम जबरदस्ती थोड़ी ना, छोटे मोटे एक्सीडेंटली कभी गिर जावे तो इस वजह से। अरे तो आप अपने हाथ से भी तो उसको कंप्रेस करते रहते हो तो फिर नहीं टूटता है, मतलब कुछ अलग प्रॉपर्टी है इसको। देखिए यहाँ पे जो आपको हार्ड है दिख रहा सर। है हैमरिंग करना, इसको बोलते हैं बल्क फ्रैक्चर, पूरी मटेरियल को तोड़ना चाह रहे हैं।
और जो जिस वजह से आप खरीदना चाहते हो, ये आप सरफेस की बस बात कर रहे हो। जिस वजह से आप इसको खरीदते हो वो सिर्फ सरफेस वाले टॉप टॉप लेयर की बात करते हो आप, कि स्क्रैचिंग ना हो। ठीक है, तो सरफेस प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस, और जो बल्क प्रॉपर्टी है, पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी, पूरे वॉल्यूम की प्रॉपर्टी, वो होती है टफनेस। ठीक है, तो जो टेम्पर्ड ग्लास होता है वो होता है हाई हार्ड मटेरियल बट लो टफ मटेरियल। देखो उल्टा हो गया, जो टेम्पर्ड ग्लास को होना चाहिए लो टफ हाई हार्ड। लो टफ क्यों होना चाहिए? ताकि जब इस ये गिरे, अगर हाई टफ होगा, देखो टफनेस का मतलब, अब मैं दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी पहले एक बार डिक्टेट करता हूँ। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है चुभोना। ऊपर से आप पतले पिन से अगर ऊपर इंडेंट करो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। स्क्रैचिंग, एब्रेशन का मतलब वही स्क्रैचिंग जैसा ही है, बट आप इसको, एब्रेशन का मतलब बार बार आप फोर्स लगा रहे हो एक ही जगह पे, तो उसको एब्रेशन बोलेंगे। तो इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग और एब्रेशन, इसको रसिस्ट करे तो उसको मटेरियल को क्या बोलेंगे? हाई हार्ड। क्लियर है? यस सर। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? सरफेस पे होंगी या अंदर होगा मटेरियल के? सरफेस। सरफेस पे होगा। ठीक है, तो जैसे डायमंड यूज्ड इन द कटिंग टूल ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम हार्डनेस। जो डायमंड होता है, डायमंड से ही ग्लास कटिंग की जाती है। तो देखोगे जो ज़्यादा हार्ड होगा वो दूसरे कम हार्ड वाले मटेरियल को तोड़ सकता है, काट सकता है। ठीक है, तो सरफेस पे इसकी हम एक तरह से क्या कर रहे हैं? स्क्रैचिंग कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, बट एक फैशन में किया हमने, एक लाइन बनाया सिर्फ। इसलिए जहाँ जहाँ स्क्रैच किया वो कमज़ोर पार्ट हो गया, और आप देखते हो कि ब्रेक कर दिया था आसानी से, ग्लास को तोड़ दिया था। एक लाइन बना दी जाती है और आसानी से टूट सकता है ये। और ज़्यादातर ये ऑप्टिकल्स वाले यूज़ करते हैं डायमंड कटिंग मशीन्स। तो डायमंड्स इज़ मोर हार्डर देन द मटेरियल विच इज़ गोइंग टू बी कट। जो मटेरियल ज़्यादा हार्ड होगा दूसरे कम हार्ड वाले मटेरियल को तोड़ सकता है, काट सकता है। तोड़ना नहीं, कट कर सकता है, स्क्रैच कर सकता है ईजिली। तो जो ये हो रहा है वो स्क्रैचिंग है। स्क्रैचिंग है। जो डायमंड कटिंग का जो टिप है वो बहुत ही रफ होता है। रफ इसीलिए होता है ताकि स्क्रैचिंग कर सको आप। अगर बहुत स्मूथ होगा तो कट ही नहीं कर पाएगा, स्लिप हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हार्डनेस, और हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हार्डनेस के लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? अगर मैं एक हार्डनेस टेस्टिंग टूल है, हार्डनेस टेस्टिंग टूल जो कुछ ऐसा है, और इसके एंड पॉइंट पे एक बॉल लगा दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे ऑटो शेप है, इसको हटा रहा हूँ मैं पहले। ऑटो शेप, तो एक हार्डनेस टेस्टिंग टूल है जिसके एंड पे एक बॉल लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये एक सरफेस के ऊपर इंडेंट करने वाला है ताकि इसका हम हार्डनेस बता सकें। तो जैसे ही इसके ऊपर ये मटेरियल, ये इंडेंटर इसके ऊपर इंडेंट करेगा कुछ फोर्स से, तो इसके ऊपर इस शेप का इंडेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक और मटेरियल है जिस पे उतने ही फोर्स से हमने इंडेंट किया और उसमें जो इंडेंटेशन हुआ वो कुछ इतना हो गया, आ रही बात समझ में? तो इसमें इंडेंटेशन इतना हो गया। ये डायग्राम बन नहीं पा रहा है। हमने जो इंडेंट किया ये इसके अंदर ज़्यादा अंदर चला गया ये, तो ये जो इंडेंटेशन होगा इस पे ज़्यादा हो गया। तो कम हार्ड कौन है? हार्डनेस किसकी ज़्यादा है?
हार्डनेस किसकी ज़्यादा है? बच्चों सुन पा रहे हो? हाँ, फर्स्ट का हार्डनेस ज़्यादा है क्योंकि उसमें इंडेंट कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हो टू शो कि हार्डनेस कैसे टेस्ट करते हैं और हार्डनेस किसको बोला जाता है। तो इंडेंटेशन जिसमें कम होगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, फोर्स हमने दोनों के ऊपर सेम लगाया है एफ। ठीक है, तो हमने बता दिया कि कौन सा ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है, Yes, sir. एंड यस सर। लास्ट वन इज टफनेस। टफनेस देखिए, प्रॉपर्टी को पढ़िए जरा आप लोग। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चरिंग। प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा बट उसमें फ्रैक्चर नहीं होना है, तो उसको, उस मटेरियल को बोलेंगे ज़्यादा टफ है। ठीक है, वो मटेरियल ज़्यादा टफ है। ज़्यादा टफ कब होगा? जब देखो, हम लोग जब किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो कब तक करेगा? जब तक उसमें फ्रैक्चर ना हो जाए। मैं कई सारे हैमरिंग कर रहा हूँ बट वो टूट नहीं रहा है, बस वो स्ट्रेच आउट हो रहा है, वो डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म होता जा रहा है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, टूट नहीं रहा, डिफॉर्म हो रहा है, ऐसे शेप बदल रहा है उसका। तो वो बोलेंगे मटेरियल ज़्यादा टफ है, वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने शेप को चेंज करने में, फ्रैक्चर नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो वो मटेरियल क्या होगा? ज़्यादा टफ होगा। क्लियर है? तो टफ मटेरियल वही मटेरियल है जो ज़्यादा डक्टाइल हैं, वही मटेरियल है जो ज़्यादा डक्टाइल हैं, वही मटेरियल है जो ज़्यादा मैलिएबल है। ठीक है, वही मटेरियल है जो ज़्यादा प्लास्टिक है। तो जो मटेरियल ज़्यादा प्लास्टिसिटी होगा उसके पास, उसी के पास ज़्यादा टफनेस भी होगा। विदाउट फ्रैक्चर उसके अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। देखो, प्लास्टिसिटी को ही अगर एनर्जी के टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टफनेस। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फ़ोन का जो टेम्पर्ड ग्लास है, ये हाई हार्ड होता है, हार्डनेस इसकी ज़्यादा होती है, और टफ कम होता है। क्यों टफ कम हो रहा है? इसका ज़्यादा क्यों नहीं रखना है? जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो आसानी से टूट जा रहा है। आप देखेंगे कभी गिर जाता है तो ब्रेक होता है, सबसे पहले यही ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो गया तो मतलब लो टफ है ना ये। Yes, sir. यस तो जब सर। ब्रेकिंग होती है उस समय बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग। ठीक है, तो वो एनर्जी जो आपने एनर्जी दी, इम्पैक्ट से गिर गया, तो जो फर्श है उसने इसको फोर्स दिया, उस फोर्स से जो एनर्जी क्रिएट हुई, वो एनर्जी सिर्फ ब्रेकिंग में लग गई, ब्रेकिंग ऑफ द टेम्पर्ड ग्लास। वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र नहीं हुई। कहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र हुई? जो मेन स्क्रीन है उस पर Yes. ट्रांसफ़र नहीं हुई। इसलिए इसको बनाया जाता है लो टफ, ताकि सारी एनर्जी इसको ब्रेक करने में लग जाए। ठीक है, और यही ब्रेक हो जाता है, बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो टेम्पर्ड ग्लास होती हैं वो हाई हार्ड बट लो टफ होती है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा मोस्टली सारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी और उसके यूज़ क्या हैं और कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, ये सब समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं, अटेंडेंस तो मिल जाएगा, एक सेकेंड, कितने स्टूडेंट हैं? 27 हो गए, बताओ। ओके, थैंक यू। 27। ओके, थैंक यू ऑल।